नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र शाह। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार की, जिन्होंने फीडिंग इंडिया वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने फीडिंग इंडिया मैजिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार द्वारा आज फीडिंग इंडिया मैजिक वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। ये मैजिक वाहन समारोह में बचे खाने को उसके जगह से ले जाने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करेगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि फीडिंग इंडिया एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि अन्न की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी होती है और फीडिंग इंडिया का यह काम अति सराहनीय है, क्योंकि इस अध्ययन के द्वारा पार्टी, शादी, विवाह में बचे हुए अन्य खानों को बर्बाद नहीं होने देना है, बल्कि उसको जरूरतमंद लोगों तक उठाकर पहुंचाना है। वाकई ये एक अद्भुत कार्य है। इंडिया ने एक सामाजिक सोच के तहत महत्वपूर्ण विषय यह है कि हिंदुस्तान, जिसमें आज भी आज़ादी के 70 वर्ष के बाद के लोग गरीबी और निष्पेषण से जूझ रहे हैं, जीवन की चुनौतियों से जुड़े, दो जून की रोटी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देश का एक ऐसा तबका है जो भोज्य पदार्थों का अनर्गल बर्बादी करता है। एक सामाजिक सोच के तहत जिन नौजवानों ने फीडिंग इंडिया ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, सबसे पहले उसको साधुवाद और धन्यवाद। और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल कैसे बेहतर हो। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वह सड़कों पर घूमने वाले लोग हों या हॉस्पिटल के अंदर में, ऐसे आप उदाहरण है हॉस्पिटल में जिनका पैर कटा हुआ, हाथ कटा, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको अगर आप खाना खिलाने की मंशा, उनको पानी पिलाने की मंशा, तो ये एक सकारात्मक सोच और देश के अंदर में जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी में एक सामाजिक सहयोग का ये वातावरण बनाएगा और देश के अंदर में एक नज़ीर पेश फीडिंग इंडिया करेगा कि जो भोज्य पदार्थ अवशिष्ट हैं, जो बर्बाद कर देते हैं लोग, उसको कलेक्ट कर करके आम लोगों तक पहुंचाना, और उस पहुंचाने में जिन लोगों का योगदान रहेगा वो निश्चित रूप से न केवल आम लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा, बल्कि ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलेगा। सर, आप लोग की तरफ से भी कोई सहयोग सरकार की तरफ? सरकार का भी ये है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय कि सामाजिक सोच होना चाहिए। अगर सामाजिक सोच हो जाएगा तो लोग भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। भोजन की बर्बादी करने से परेशानी होती है, आप भी उसको नहीं खा रहे हैं, दूसरे को भी खाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये तो एक सामाजिक संदर्भ का सवाल है, जो सरकार की भूमिका होगी, सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। सर, क्या कोई जनता को संदेश देंगे सर? जनता को संदेश का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि न बर्बाद करिए न बर्बाद होइए। धरती माँ ने अगर अन्न उपजाया है तो ये नैतिक दायित्व आपका है कि जितना ग्रहण कर सकते हैं उसको ग्रहण करिए, जो नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो दान करिए, जकात करिए। ये हम लोग पिछले 4 साल से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। तो बचा हुआ खाना होता है वो हम लोग ले जाके बाइक से पहले ले जाते थे या फिर ऑटो रिजर्व करके ले जाते थे, तो थोड़ी परेशानी होती थी। तो फीडिंग इंडिया का जो सेंट्रल टीम है दिल्ली ने, उन्होंने एक वैन इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से अब हम लोगों का काफ़ी रीच बढ़ गया, थ्रू आउट पटना हो गया है। जो कि पहले कुछ एरिया तक सीमित था, वो हम लोग पूरे पटना से खाना उठा सकते हैं अब। और क्या होता है कि ज़्यादा खाना हम लोग जो बर्बाद होता है उसको फेंक देते हैं, तो वो फेंकना नहीं है। अब हम लोगों के पास में फ्रिज भी है, वैन भी है, तो अगर 2 बजे रात में भी अगर हम लोग खाना कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग फिर सुबह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। आज यहाँ हमने फूड पिकअप वैन जो है वो उसकी लॉन्चिंग की है, जो 35 सिटीज़ में फीडिंग इंडिया 65 सिटीज़ में फीडिंग इंडिया अपना वर्क कर रही है। जो हम लोग शादी, पार्टी या किसी भी समारोह का बचा हुआ खाना जो बर्बाद न जाए उसको कलेक्ट करके ज़रूरतमंदों को खिलाते हैं। उसी के कलेक्शन के लिए हमने ये फूड पिकअप वैन जो है लॉन्च किया है। जो कहीं से भी हम लोग को अगर कॉल आता है कि खाना बचा हुआ है तो हम लोग ये वैन चली जाएगी, खाना पिक करके लाके हम लोग सारे वॉलंटियर्स मिल करके ज़रूरतमंदों को खिलाएंगे। आगे का क्या तैयारी है? और भी वैन बढ़ाया जाएगा इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैन भी बढ़ाया जाएगा और फ्रिज का इंस्टॉलेशन भी होगा। खाना बर्बाद ना हो इसके लिए फ्रिज में खाना, अगर 2 बजे रात में खाना मिलता है तो वो उस समय तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, लोग सोए हुए होते हैं, तो हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख देंगे और नेक्स्ट डे सुबह जो है उसको जरूरतमंदों को खिला देंगे। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से लगातार मर रहे बच्चों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका। इंसेफ्लाइटिस बुखार से 93 बच्चों की मौत मुजफ्फरपुर में अभी तक हो चुकी है, जिससे आक्रोशित राजद कार्यकर्ताओं ने पटना के NH30 के पास मसौरी रोड पर जमकर हंगामा किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला
फूंक कर विरोध जताया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि चमकी बुखार से पीड़ित होकर बच्चे मौत के मुंह में समा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में 70 से ऊपर बच्चा मर गया, जो सब गरीब अकलियत अति पिछड़ा के बच्चा था। लू से 63 को मरा। पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। बिहार की अंधी बहरी गूंगी सरकार दिल्ली जाकर सो रहे हैं। यहाँ त्राहिमाम हो रहा है बिहार में। बच्चा बच्चा रो रहा है। जहाँ की न वहाँ तो मंत्री जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी गए हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी गए हैं, भाजपा के मंत्री नित्यानंद राय जी भी गए हैं, लेकिन ये लोग जाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ना तो हॉस्पिटल में दवाई की मुहैया हो रही है, ना ही बेड की मुहैया है, ना डॉक्टर की मुहैया है, नर्स की मुहैया है। बच्चे मर रहे हैं गरीब के। कितने माओ की गोद सूनी हो गई, कोख उजड़ गई, लेकिन हमारी सरकार को नींद नहीं खुली। ये अपने मौज मस्ती में मशगूल हैं। एक भाजपा के मंत्री अश्वनी चौबे, माननीय अश्वनी चौबे जी भागलपुर में विजय जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली जाके बैठे हुए हैं। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये जो भाजपा के प्रचंड जीत हुई है, ईवीएम के खेला जो हुआ है, इसके कारण और इन लोग का मनोबल बढ़ गया है। कोई गरीब के सुनने वाला नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। गरीब गुरबा मर रहा है, जनता मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पटना के वेद विद्यालय में हवन पूजन किया गया ताकि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे जल्द स्वस्थ हो सकें। पटना के वेद विद्यालय में आज हवन पूजा किया गया। यह हवन मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए किया गया। इस हवन पूजा में लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू ने भाग लिया। उनका सीधे तौर पर कहना था कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जो बच्चे मर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और बाकी बच्चों के जल्द स्वस्थ होने के लिए ये हवन किया जा रहा है। बाकी बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, यही कामना है। महामृत्युंजय जप चल रही है, जो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से इतने सारे बच्चे की मृत्यु हो गई है, और उन लोग आत्मा के शांति के लिए हम लोग महामृत्युंजय जप हवन पूजन पाठ कर रहे हैं। और जो बच्चे बीमार है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, इसी कामना के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने सारे माताएं का गोद खाली हो गए, अब गोद ना खाली हो। माता लोग इतना रो रो कर बुरा हाल है, सारा समाज मरम्मत हो गया है यह बुखार के लिए। और विशेष रूप से भी है कि इतना भीषण गर्मी जो पड़ रहे हैं, यह भीषण गर्मी को रोकने के लिए, बारिश के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव यथाशीघ्र बारिश करे। बारिश से क्या बहुत सारे रोग को रोकथाम हो सकती है और किसान लोग की इससे जो है खुशहाली आ सकती है। इसी के लिए हम इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं और महामृत्युंजय जप यज्ञ पूजन पाठ सारे लोग हम लोग कर रहे हैं। से मैं यह कामना करता हूँ यह किसी भी माँ की गोद खाली न जाए। वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से पूरा का पूरा बिहार आपदा के चक्कर में पड़ा हुआ है। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि पानी की बरसात हो, लोगों की राहत मिले। इसी को विषय को लेकर के आज हम लोगों ने हवन पूजन वैदिक मंत्रोच्चारणों के द्वारा कर रहे हैं। सरकार को क्या बोलेंगे? इसमें सरकार की से मेरी यही आग्रह है, बिहार से लेकर केंद्र तक की सरकार से मेरा यह आग्रह है, जो घटना घट रही है इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। किसी माँ की गोद और खाली नहीं देना चाहिए। सरकार को जागने की ज़रूरत है। सरकार कुछ कामें कर रही हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। थोड़ी सी अगर और जागरूक हो जाएगी सरकार तो उस पर अंकुश लग सकती है। बंगाल में हुए डॉक्टरों पर हमले के विरोध में पटना में भी डॉक्टरों ने फिर से हड़ताल किया। पीएमसीएच में बंगाल में हुए डॉक्टरों के हमले को लेकर एक बार फिर एक दिन के लिए जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया। दरअसल पीएमसीएच के अधीक्षक का हड़ताल नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आईएमए के सेक्रेटरी ने कहा कि हड़ताल जारी है, बल्कि निबंधन हुआ है, जो उसी निबंधन पर डॉक्टर मरीज को दूसरे दिन देखेंगे। लगातार हड़ताल होने से मरीजों को और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बिहार में तो कुछ ज्यादा ही भयावह स्थिति है। अभी ये हड़ताल पैन इंडिया है। पूरे हिंदुस्तान में आउटडोर पेशेंट, मतलब कि जो रेगुलर पेशेंट आते हैं उनके लिए हड़ताल किया गया है। और सारी इमरजेंसी सेवाएं, चाहे वो किसी भी तरह का एईएस हो, चाहे जो भी हो,
वो सेवाएं बाधित नहीं होंगी, वो सारे काम हो रहे हैं। चाहे बुखार बहुत तेज़ है तो इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन चालू हैं, एग्जामिनेशन चालू है, ऑटोप्सी चालू है, ऑटोप्सी माने पोस्टमार्टम चालू है, और बाकी जो आउटडोर के पेशेंट हैं वो हड़ताल बंद है, कंप्लीटली बंद है। जहाँ तक सवाल है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन जरूर हुए हैं, सही बात है, लेकिन मरीज देखे नहीं गए हैं। रजिस्ट्रेशन 1 महीने तक रहता है और वो मरीज कल भी दिखा सकते हैं। आप आउटडोर में घूम करके इसकी समीक्षा कर सकते हैं। सवाल है, इसलिए हड़ताल पूरी तरह से है डॉक्टरों का। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक केवल आपको आउटडोर, मतलब कि आउटडोर माने होता है कि मरीज सीरियस नहीं है, जो कि आज दिखाए, कल दिखाए, परसों दिखाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 1 दिनों का है, 1 दिन का हड़ताल है, 24 घंटे का, और पैन इंडिया हड़ताल है और पूरा PMCH में बंद है। एक और छोटा सवाल है सर कि एक तो ACS और एक गर्मी से लू जिस तरह लू से कितने लोग नहीं, इमरजेंसी सेवा में वो आता है, इमरजेंसी में। आज के दिन जो मरीजों का निबंधन हुआ है आउटडोर के लिए, वो कुल 1116 मरीजों का निबंधन हुआ है, उनको देखा गया है। पहले से बहुत ज़्यादा प्रचारित था कि हड़ताल है इसलिए लोग कम आए हैं, जो आए हैं उनको देखा गया है। जहाँ तक हड़ताल का सवाल है, हड़ताल मैं इसे क्या कहूँगा, ये आंशिक कार्य सिलेक्शन करके काम करना है कि हम इमरजेंसी देखेंगे और AES को नहीं देखेंगे, ऐसा अखबारों में छपा है, दूरदर्शन के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा ऐसी खबर नहीं है। मेरे पास किसी ने लिख के नहीं दिया है कि हम फला आदमी काम नहीं करेंगे और हम फला आदमी काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जो काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ये देखना होगा कि कितने लोग अपना वेतन छोड़ते हैं, क्योंकि हड़ताल एक मौलिक के साथ साथ एक नैतिक इशू भी होता है। तो कोई पत्र आप लोग को पहले से मिला था कि पत्र तो स्वास्थ्य सचिव को दिया था, उसकी एक कॉपी आइए मैंने स्वास्थ्य सचिव को दी थी, उसकी कॉपी हमारे भी फ़ोन पे आ गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है, लेकिन इसको मैं विधिवत कार्य करने की प्रणाली नहीं मानता हूँ। OPD बंद है, हड़ताल है, तो मैंने आपको बताया कि OPD बंद नहीं है। 1116 मरीजों का निबंधन हुआ और उनका इलाज हुआ, तो OPD बंद नहीं है। और खुद उन्होंने ही कहा है कि इमरजेंसी बंद नहीं है, AES का वार्ड बंद नहीं है, तो कहाँ कहाँ बंद है ये शोध का विषय है। मेरे यहाँ तो काफ़ी हद तक साफ है। सुपौल में भी डॉक्टरों ने 1 दिन का हड़ताल किया। कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 जूनियर डॉक्टरों पर हमला होने और उनके गंभीर रूप से घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर हैं। कोलकाता के घटना के बाद सुपौल में भी डॉक्टरों ने 1 दिन के लिए हड़ताल किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित रहीं। इस हड़ताल में निजी अस्पतालों ने भी भाग लिया। शहर के कई अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर OPD नियमित OT सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं। डॉक्टरों ने मांग की है जो इस तरह की घटना से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। इन चिकित्सकों के साथ जो दुर्घटना होती है, आक्रमण होता है, जिससे पीड़ित मानव की सेवा शांतिपूर्ण माहौल में, भयमुक्त वातावरण में नहीं हो पाता है, इससे बचने के लिए हमारा IMA भारत एक निर्णय लिया है कि उसमें जब भारत सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बनावे, कानून, सख्त कानून बनावे, ताकि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो और पीड़ित मानव की सेवा भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण माहौल में हो सके। ये पश्चिम बंगाल में जो बर्बरतापूर्वक घटना हुई है, चिकित्सकों पर जो आक्रमण हुआ है और वहाँ का तानाशाही मुख्यमंत्री प्रशासन जो उस दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे सरकार का मंशा जाहिर होता है। हम लोग इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आके चिकित्सकों से बिना शर्त माफ़ी मांगें और दोबारा ये घटना नहीं हो, इसकी गारंटी सुनिश्चित करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष IMA सहरसा। कब तक हड़ताल जारी और सेक्रेटरी कोसी कमिश्नरी IMA सहरसा। हड़ताल वर्तमान में हड़ताल ये सुबह 6 बजे, 17 तारीख के सुबह 6 बजे से 18 तारीख के सुबह 6 बजे तक ये इमरजेंसी सेवा को छोड़ के मुक्त किया गया है और बाकी सब बाधित हो गए। को पश्चिम बंगाल के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में 2 इंटर्न डॉक्टर परिवा बनर्जी और
और डॉक्टर, एक का नाम याद नहीं आ रहा, चंद्रमोहन है, दोनों को एक 85 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद भीड़ द्वारा बुरी तरह से मारा गया और दोनों अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी स्थिति नाजुक है। आज जो डॉक्टर्स के ऊपर बार बार ये हमले हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। बार बार हम लोग की मांग थी कि क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम किया जाए, जो सरकार ने लागू भी किया, लेकिन प्रशासन उसको लागू करने को तैयार नहीं है कहीं भी, और जिसके कारण आए दिन डॉक्टरों पे हमला हो रहा है। अब लग रहा है कि हमको भी मतलब कि पुलिस की तरह ही राइफल लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर सरकार नहीं चाहेगी, और ये अंतिम हम लोग की लड़ाई है। इसके बाद हम लोग डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर के साथ साथ अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक होगी। नहीं तो सरकार इस पर कार्रवाई करे। और ये एक देशव्यापी हड़ताल है, मैं आपको बता दूं, देशव्यापी हड़ताल है। पूरे देश आज बंद है, दिल्ली के एम्स से पीजीआई, चंडीगढ़ से लेके छोटा सा क्लिनिक तक बंद है, और ये एक अभूतपूर्व बंद है आईएमए की तरफ से। बघाई में नारायणी गंडकी माता की 62वीं भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। भारत नेपाल सीमा अवस्थित शिवालय घाट त्रिवेणी धाम नवलपुर नेपाल परिसर में ज्येष्ठ पूर्णिमा एवं पितृ दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यास स्वरांजलि सेवा संस्थान द्वारा नारायणी गंडकी माता की 62वीं भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेशा मोशन पिक्चर्स नई दिल्ली के निर्माता व मुख्य अतिथि रंजन सिन्हा, आंख ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरिमंगल प्रसाद, कोटि होम पीठाधीश्वर संत गुरु वशिष्ठ जी महाराज, अभिनेता रूपेश आर बाबू, श्री नारायणी गंडकी माता महाआरती व्यवस्थापन समिति नेपाल के कोषाध्यक्ष मोती लाल ढाकाल, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। त्रिवेणीगंज के डीएसपी के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। त्रिवेणीगंज में पदस्थापित डीएसपी जितेंद्र कुमार का प्रमोशन एसपी पटना सिटी पूर्वी में हुआ है। प्रमोशनल लेटर मिलने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये खुशी की बात है, आज हमारे साथी जितेंद्र कुमार को एसपी में प्रमोशन मिला है, उन्हें दिल से बधाई देता हूँ। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने त्रिवेणीगंज के विकास में जो काम किया है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। जहाँ पे पहले पदस्थापित एएसपी जितेंद्र कुमार, जिनका प्रमोशन हुआ है पटना पूर्वी भाग, जो पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ कार्य करेंगे। मैं आपको बता दूं, जितेंद्र कुमार 1.5 वर्षों तक त्रिवेणीगंज को अपना सेवा दिए हैं और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि कैसा इनका अनुभव रहा है त्रिवेणीगंज में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिवेणी इंडिया में। धन्यवाद सर। कैसा अनुभव रहा आपका त्रिवेणीगंज में? यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इतने शानदार हैं और इतने जानदार हैं। यहाँ जो मेरा जो कार्यकाल रहा पता ही नहीं चला कब बीत गया, और लोगों का इतना सहयोग मिला, लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं इस धरती को, इस जगह को कभी भुला नहीं पाऊँ। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के जो लोग हैं, मैं त्रिवेणीगंज की धरती से बस प्यार का ही संदेश जो है देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के अंदर कूट कूट कर जो है प्यार भरा हुआ है, और वही जो है मैं और भी बाकी लोगों को देना चाहता हूँ। सर आपका प्रमोशन हुआ है, आप पटना के एसपी बने हैं, वहाँ पे आपका जो पहला उद्देश्य होगा किस क्षेत्र में होगा? सबसे सर्वप्रथम जो है हर जगह जो है उसको पहले समझना जरूरी होता है। तो सर्वप्रथम जो है वहाँ पर मैं जाकर पहले उस जगह के बारे में जानूंगा। सुपौल में एक सड़क दुर्घटना में एक प्रोफेसर की जान चली गई जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के हरदी में दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी जिसमें कॉपी जांचकर बीएनएमयू मधेपुरा से वापस लौट रहे प्रोफेसर दंपति दुर्घटना के शिकार हो गए। पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण बाइक पर सवार प्रोफेसर पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार तो शुरू किया और बाद में उनको बाहर रेफर कर दिया गया, लेकिन रेफर के बाद सदर अस्पताल से बाहर निकलते ही प्रोफेसर ने दम तोड़ दी।
दिल्ली जैन मंडल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी जांच में जाते थे। हड्डी के बाद हड्डी से इनको मोटरसाइकिल पर लोग लाद के सदर अस्पताल को खोल लाया, लेकिन यहाँ कुछ देर इमरजेंसी ट्रीटमेंट होने के बाद एम्बुलेंस में इनको दरभंगा रेफर कर दिया गया और एम्बुलेंस में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम जैसे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होने के कारण इनका दम ऑक्सीजन की कमी की वजह से एम्बुलेंस में ही हुआ। इनकी पत्नी का क्या? इनकी पत्नी को भी चोट है, इमरजेंसी में उनको भी हम लोग साथ ही रेफर करवाए कि ताकि उनका भी सही इलाज हो, लेकिन इनकी मृत्यु होने की वजह से हम लोग इनको फिर रोक दिया और फिर सदर अस्पताल से उनका इलाज हो रहा है। जानकारी ये चीज मिला कि जैसे एक्सीडेंट हो गया लोगों के बाद हम लोग को जानकारी हुआ तो कितने लोग की मौत हुई है, कौन घायल है? एक आदमी का मौत हुई है। बेगूसराय में दबंगों ने एक पिता और उनके पुत्री को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां पिता सहित 2 पुत्री को दबंगों के द्वारा लाठी डंडे और रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस घटना में पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के मंसूरचक गांव की है। बताया जाता है कि राजमिस्त्री गणेश राम अपने घर के आंगन में चापाकल पर स्नान करने जा रहा था। उसी दरमियान संतोष राम एवं पंकज राम और उसके 3 साथी जबरन गणेश राम को खींचकर लाठी डंडे और रॉड से पीटने लगे। इसका विरोध जब उनकी पुत्री ने किया तो तीनों ने उनकी पुत्री को भी पीट कर घायल कर दिया। गणेश राम का आरोप है कि यह सब लोग नक्सली से सांठगांठ रखते हैं और वर्षों पूर्व भी उन्होंने घर में घुसकर उनकी मां को बेरहमी से पीटा था। इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। काम करके हम आए और अपने आंगन में चापाकल पर नहाने के लिए जा ही रहे थे कि उधर से आंगन में घुसकर दरवाजा ओसरा पर मार पीट रोड से और धार हथियार से साथ भाला था, मेरे सर पर मारने लगा और सर को फाड़ दिया। जी सर, इसके पूर्व 10 वर्ष पहले मेरी माँ को सर फाड़ दिया था। उसको इलाज करते करते वो भी मर गई। इसके बाद फिर मेरे ऊपर हमला किया। वो नक्सली से संपर्क है सर। कल शाम को मेरे पापा आए काम करके वो न चापाकल पर नहाने के लिए गए। उधर से न वो गाली गलौज करने लगा। मेरे पापा बोले क्या जो तुम गाली गलौज क्यों दे रहा है? तो मेरे पापा वो बोला क्या जो गाली अभी दे रहे हैं तो उसको भी मारेंगे, कपार फाड़ देंगे। उधर से इतना ही बात बोल कर आया, रोड लेकर और धारदार सामान लेकर आया। मेरे पापा को कपार फाड़ दिया। मेरे 5 बहन को सब मिलकर मारा, 6 आदमी से। सहरसा सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टर शैलजा शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। सहरसा सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टर शैलजा शर्मा द्वारा पोलियो अभियान की शुरुआत फीता काट कर की गई। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि यह पोलियो ड्रॉप 5 साल से कम के बच्चों के लिए है। यह अभियान 20 जून तक चलेगा। वहीं सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि 4,30,274 बच्चों को ये ड्रॉप पिलाना है और टोटल घर जहां बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी उसकी संख्या 3,44,610 है। इसमें 983 टीम को लगाया गया है जो घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। अभियान शुरू है और टीम A का जो है तो 16 से 20 जून तक ये चलेगा और टीम B का 19 और 22 जून चलेगा। इसमें हम लोग 5 साल से कम बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान है, जिसमें हम लोगों ने 4,30,274 बच्चों का लक्ष्य किया है और टोटल घर जहां पिलाई जाएगी वो 3,44,610 है। इसमें नंबर ऑफ टीम्स जिले में जो है 983 हैं। हाउस टू हाउस टीम 799, ट्रांजिट टीम 99, मोबाइल टीम 16 और 1 मैन टीम 69 है। टोटल सुपरवाइजर जो इन्वॉल्व हैं इसको देखने के लिए कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो 274 है हमारे जिले में। सब डिपो जहाँ से दवा ली जाती है वो 82 है। ईटे का भट्ठा 147 है जहाँ जाके पिलाना है। इस तरह से भट्ठा, बासा, नोमैडिक पॉपुलेशन सबको कवर किया जा रहा है
और आशा करते हैं ये न्याय अच्छी तरह से चले। डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SH आब्दी को सम्मानित किया गया। डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SH आब्दी को एक समारोह में सम्मानित किया गया। इस बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दरभंगा के तमाम स्कूल के एसोसिएशन मेंबर्स के साथ, और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट की बात यह है कि अभी हमारा 5th नेशनल मीट बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें कि दरभंगा की भी टीम शामिल हुई थी। 29 राज्य के स्टेट से लोग वहाँ आए थे और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम वहाँ हुआ, जिसके कि मुख्य अतिथि हमारे वहाँ के ADGP कर्नाटका के थे भास्कर रॉय, और साथ ही साथ वहाँ के MP भी थे BK हरिप्रसाद साहब, बहुत डायनेमिक पर्सन, और उनके जो विचार स्पेशली बिहार के लिए वो काफ़ी सराहनीय हैं। काफ़ी हम लोग इम्प्रेस्ड हुए। और एम्स की किरण रेड्डी जो कि उस प्रोग्राम की होस्ट थी, ये सारे लोग थे और हम लोग वहाँ पहुँचे। 3 दिन का ये प्रोग्राम रहा, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे एसोसिएशन के जो भी लोग गए उन लोगों को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से, और साथ ही साथ दरभंगा स्कूल एसोसिएशन को उनके बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। और एक बड़ी बात ये भी थी कि दरभंगा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन बिहार और झारखंड जो हमारा स्टेट हुआ वहाँ के लिए भी मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और मैं अपने इसको अपने तमाम मेंबर्स को सराहता हूँ, स्पेशली जो हमारे कल मैंने एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, ख़ासतौर से हीरा कुमार झा जो कि इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो पैट्रन्स हैं जिसमें डॉक्टर BK मिश्रा साहब हैं, लाल मोहन झा जी हैं, डॉक्टर मधुरमा सिन्हा हैं, डॉक्टर नसीम नवाब हैं, और माइकल साहब हैं, और हमारे जो बहुत ही एक्टिव मेंबर सदस्य रहे हैं पंकज श्रीवास्तव। मैं इन तमाम लोगों को और तमाम एसोसिएशन के स्कूल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैं इस कामयाबी की मुबारकबाद देता हूं, और मैं ये अपना ये अवार्ड उनको सराहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग का एसोसिएशन जिस तेज़ी से काम कर रहा है और आगे का काम हम लोग करेंगे तो इसको करेंगे। ख़ासतौर से अभी एक नई पॉलिसी पर हम लोग की वहाँ डिस्कशन हुई थी, वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो CBSE ला रही है, जो गवर्नमेंट ला रही है, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और एक निर्णय तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आज के इस मौके पर कि जिन बच्चों ने दरभंगा में हमारे एसोसिएशन के से जुड़े हुए लोगों ने जो मैट्रिक में पोजीशन लाई है और 12th में लाई है, हर स्कूल के 3 बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे एसोसिएशन की तरफ से। इसकी एक मीटिंग हमारी 25 तारीख को होने जा रही है जस्टिस मेरी में, और उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कौन सा डेट फाइनल होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे प्रिंसिपल साहब की मदद से, और एक अच्छा प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। तो मैं उस प्रोग्राम में था, हमारे साथ हमारे साहबजादे भी थे, MD अबूबकर आब्दी साहब, इन्हें भी सम्मानित किया गया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की गुड विशेज़ हम लोगों के साथ रहें और हमारा एसोसिएशन दिन रात तरक्की करे, ऐसी कामना करते हैं। और मैं फिर से एक बार अपनी ओर से एसोसिएशन की ओर से सारे सदस्यों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। बिहार झारखंड के जो अध्यक्ष बनाया गया उस पर आप क्या काम करेंगे और किस तरह से? ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शमाइल अहमद साहब हैं, वो जो जिम्मेदारियाँ देंगे इंशाल्लाह उस पूरी जिम्मेदारियों को हम लोग निभाएंगे। ख़ासतौर से जो हमारा नॉर्थ बिहार में और ख़ासतौर से जो हमारा दरभंगा है, जो थोड़ा ऐसे नज़र आता है ग्राफ पे कि हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे। और एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे MP साहब वहाँ थे कर्नाटका के, उन्होंने अपने एड्रेस में एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसको सुनकर दिल हम लोगों का काफ़ी सीना चौड़ा हुआ कि ये जो आप कर्नाटका देख रहे हैं, ये जो आप बेंगलुरु देख रहे हैं, ये बेंगलुरु का पूरा क्रेडिट जाता है आपके बिहार पे। मैंने कहा कि सर ये मतलब मैं नहीं समझ सका, क्योंकि ये जो जिस जगह पर जिस 5 स्टार होटल में आज आप बैठे हुए हैं, आज से 15 से 16 साल पहले ये जंगल था, लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ पर क्या दुनिया यहाँ पर की है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग है, ये टोटल के टोटल बिहार के बलबूते पर चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब एक लाइन उन्होंने जोड़ी स्पेशली कि सिर्फ ये नहीं कि जो डोनेशन के बलबूते पर आप पढ़ रहे हैं यहाँ करके, बल्कि IIT में भी आप देख लें और मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी देख लें, और उसके अलावा IAS IPS जो कॉम्पीट करते हैं वो ख़ास तौर के बिहार और बिहार के दरभंगा के लड़के कॉम्पीट करते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और ये
खुशी मिलती है अपने स्टेट की बात को सुनकर के, अपने ज़िला की बात को सुनकर के। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा किसी भी हिंदुस्तानी के अपने इलाके की बात को सुन करके इससे ज़्यादा गौरवान्वित नहीं महसूस कर सकता है। हम श्रेय करते हैं और अपने उन तमाम नौनिहालों पर हम फख्र करते हैं जिनके बलबूते पर आज हमारे दरभंगा की एक पहचान बनी है बिहार में, हिंदुस्तान में और पूरे इंडिया में। सुपौल में दुष्कर्म के शिकार लड़की को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। सुपौल के छातापुर प्रखंड के राजश्री ओपी थाना अंतर्गत मोहम्मदगंज पंचायत के कटाही गांव में मासूम स्कूली छात्रा के साथ रविवार को हुई दुष्कर्म से पीड़ित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की है ताकि समाज में हो रही इस घृणित घटना को रोका जा सके। इस शिक्षक और छात्र का जो एक पवित्र रिश्ता होता है, जहाँ कोचिंग संस्थानों में या किसी भी विद्यालय में बच्चे को बहुत विश्वास के साथ एक टीचर के पास पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है और ऐसे शिक्षकों के द्वारा एक नाबालिग नाबालिग बच्ची के साथ जो ये घटना हो रहा है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारे समझ से शिक्षा विभाग को इस निजी संस्थानों पे बिल्कुल अपने देख रेख में लेना चाहिए और अगर कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के जगह जगह जो प्रखंड में जो है या कोचिंग संस्थान विद्यालय निजी रूप से चलाया जा रहा है, उसको पूरी तौर पे जो है प्रशासन को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। सुपौल के छातापुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। सुपौल के छातापुर बाजार से उत्तर बजरंग चौक के समीप दक्षिण दिशा की ओर जा रही तेज रफ्तार लग्जरी महिंद्रा मैजो गाड़ी अनियंत्रित होकर समीप के घर के पिलर से जा टकराई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिन के करीब 9 बजे बाजार की तरफ से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर स्थानीय रामचंद्र शाह के घर के आगे लगे कंक्रीट के पिलर से जा टकराई और पिलर को तोड़ते हुए गाड़ी पलट गई। गाड़ी स्थानीय एक निजी नर्सिंग होम संचालक केरल निवासी डेरेक्स की बताई जा रही है, जो कि नशे में धुत होकर स्वयं गाड़ी चला रहे थे। इस घटना के दौरान एक जोरदार टक्कर की आवाज दूर तक लोगों ने सुनी। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।